हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम प्रोटीन के आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आइसोलेशन किस तरीके से की जाती है और प्यूरिफिकेशन के जो भी डिफरेंट मेथड्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टेन पिक्चर्स। तो ऐसी पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि कॉलम क्रोमैटोग्राफी, जेल इनफिल्ट्रेशन वगैरह किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं आइसोलेशन के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइसोलेशन, जैसे कि आपको पता चल रहा है, आइसोलेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सेल के प्रोटीन्स को निकालते हो, आइसोलेट करते हो टेस्ट ट्यूब के अंदर या जो भी आपका मीडिया है उसके अंदर। आइसोलेशन दो तरीके के प्रोटीन्स का किया जाता है। या तो सेल ने वो प्रोटीन सेल के बाहर निकाले हैं, जैसे वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स हैं, सिक्रीटेड प्रोटीन्स हैं, या कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो कि इंट्रा सेलुलर होते हैं, मतलब सेल के अंदर रहते हैं। तो अगर सेल सिक्रीट आउट करता है कुछ प्रोटीन्स को तो उन्हें आइसोलेट करना बहुत इजी होता है। किस लिए? क्योंकि हमें सेल को डिसरप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेल जो है डायरेक्टली उन सारे प्रोटीन्स को बाहर निकाल पाएगा। ठीक है। तो जो भी वो सिक्रीट करेगा प्रोटीन्स को, उन्हें आप कलेक्ट करोगे उसके सुपरनेटेंट के थ्रू, सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह प्रोसेस के थ्रू, और ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। बट अगर मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स हैं तो उनके लिए आपको स्पेशल केमिकल्स जैसे डिटर्जेंट्स वगैरह की ज़रूरत होती है, तभी मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स को आप निकाल पाओगे। तो सिक्रीटेड प्रोटीन्स इस तरीके से, जैसे सेल ने सिक्रीट किए तो वो बाहर निकल गए हैं, उन्हें इजीली सेंट्रीफ्यूज करके उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग उन्हें निकाला जा सकता है। अगर हम मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स की बात करें तो वो इस तरीके के प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड हैं, तो डिटर्जेंट की ट्रीटमेंट से उन्हें भी निकाला जा सकता है। अगर कोई प्रोटीन इंट्रासेलुलर है, मतलब सेल के अंदर होता है, तो उसके लिए हमें सेल को डिसरप्ट करना पड़ेगा। सेल के अंदर वो प्रोटीन एग्जिस्ट करता है, तो जब तक हम सेल को डिसरप्ट नहीं करेंगे तब तक वो प्रोटीन बाहर नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए हमें कुछ मेथडोलॉजी है, प्रोटोकॉल है जो फॉलो करनी होती है। तो सबसे पहले हम सेल्स को ब्रेक करते हैं साउंड प्रोवाइड करके, हाई फ्रीक्वेंसी वाली। यानी आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड अगर प्रोवाइड करते हो तो सेल की मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो सकती है और जो भी सेल के अंदर का कंटेंट है वो बाहर रिलीज हो सकता है। जब आप ऐसा कर दोगे उसके बाद आप माइल्ड डिटर्जेंट से ट्रीट करोगे सेल को। क्योंकि आपने सेल्स को ब्रेक किया है साउंड की मदद से, तो इसका मतलब ये है कि उसकी सेल वॉल हट गई है। बट ज़रूरी नहीं है कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हटी हो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमें होल्स बनाने पड़ते हैं और वो होल्स हम जनरली डिटर्जेंट वगैरह की मदद से बनाते हैं। जब आपने डिटर्जेंट से होल बना दिए तो उन होल्स के थ्रू जो भी प्रोटीन है वो सेल के बाहर आ जाएगा। जैसे ये होल है तो इसके थ्रू प्रोटीन बाहर आ जाएगा, बट खुद ब खुद नहीं आएगा, आपको उसे बाहर रिलीज करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें फोर्सिबली ये प्रोसेस करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें हाई प्रेशर प्रोवाइड करना होता है। तो हाई प्रेशर आप प्रोवाइड करोगे ताकि उन होल्स के थ्रू वो जो भी कंटेंट है वो बाहर आ जाए। ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कुछ भी होमोजेनेट उसका जो भी आपको ऑब्टेन होगा उसमें से प्रोटीन को इजीली प्यूरिफाई कर सकते हो या सेपरेट कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा कि आपको कितने प्रोटीन चाहिए, एक ही चाहिए या बहुत सारे चाहिए। तो ये आइसोलेशन का प्रोसीजर होता है। अब मैं आपको बताती हूँ प्यूरिफिकेशन का। तो प्यूरिफिकेशन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिखा है मैंने, हर किसी के बारे में ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको समझा दूंगी ताकि आप उसके बारे में लिख सको ईजिली। तो हम जब भी प्रोटीन का सैंपल लेते हैं हमें जो भी होमोजिनेट मिलेगा, उस होमोजिनेट के अंदर सिंगल प्रोटीन नहीं होता, उसके अंदर वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। तो हमें अपने जो भी इंटरेस्ट का प्रोटीन है उसे आइसोलेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स जो होते हैं उनको एम्प्लॉय करना पड़ता है। तो आइसोलेट तो हमने कर लिए, ये होमोजिनेट आपको मिल गया, अब आपको प्यूरिफाई भी करना पड़ेगा प्रोटीन को। जैसे मान लो आपको सिर्फ ये वाला प्रोटीन चाहिए, तो आपको बाकी के प्रोटीन सैंपल में से उसे प्यूरिफाई करके निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, अलग अलग स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करवाते हो और फिर साइज, मास, डेंसिटी के हिसाब से सेपरेशन हो जाता है। एक कॉलम क्रोमैटोग्राफी होती है जो बेस्ट अप्रोच मानी जाती है, क्योंकि इसमें प्योरिटी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा अच्छी प्योर फॉर्म में आपको मिलेगा और बहुत ज़्यादा एफर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती। ये सब मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी कि किस तरीके से काम करते हैं।
हैं। तीसरी एक जेल फ़िल्ट्रेशन होती है, इसमें क्या होता है आप साइज़ एक्सक्लूज़न प्रिंसिपल के बेसिस पे ये काम करती है। तो साइज़ के बेसिस पे आप प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हो पॉलीमर बीड्स की मदद से। एक आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी होती है, जो चार्ज के बेसिस पे, आयन है ना, तो चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन होती है। एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी होती है, जो किसी पर्टिकुलर लिगेंड को सेपरेट करने के लिए या किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को जो कि जिसके पास एफिनिटी है किसी और पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी की प्यूरिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे हम बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत अच्छी प्यूरिफिकेशन चाहिए किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन की। और ये प्रेफर्ड मेथड होता है जब तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसी कंडीशन ना हो कि हम इसे यूज़ ना कर पाए तो अलग बात है, बट अगर हम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है इस टेक्निक को यूज़ करने की, तो हम जनरली इसको प्रेफर करते हैं। अब ये सारी टेक्निक्स मैं आपको एक एक करके डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो, मैं ब्लू पेन ले रही हूँ और यहाँ पे आप देखो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन आपको बताया है। तो इस तरीके का होता है, आपके पास टिश्यू होमोजिनेट होगा इस तरीके का, उसमें अलग अलग साइज के प्रोटीन्स आपको दिख रहे होंगे। आप सबसे पहले लो स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करोगे ताकि भारी पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएं। उसके बाद आप उसका जो भी सुपरनेटेंट है, ये तो नीचे वाला तो पैलेट हो गया, पैलेट के अंदर वो हैवी वाले चले गए सारे प्रोटीन जो हमें नहीं चाहिए, मान लो आपको हल्के वाले चाहिए थे, तो आप इस सुपरनेटेंट को ट्रांसफ़र करोगे दूसरी ट्यूब के अंदर और उसे फिर थोड़ी मीडियम स्पीड पे चलाओगे। पहले लो स्पीड थी, अब मीडियम स्पीड है, तो उससे थोड़े से हैवी जो होंगे वो भी नीचे सेटल हो जाएंगे पैलेट में। फिर सुपरनेटेंट को फिर से अलग ट्यूब में डालो और हाई स्पीड पे चलाओ। इस तरीके से आप करते रहते हो वेरी हाई स्पीड पे। फिर जो भी आपको पर्टिकुलर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है या जो भी सब्सटेंस आपको निकालना है, आप उसे इजीली प्यूरिफाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे मान लो यहाँ पे आपको पैलेट में लिखा है कि पूरा सेल होगा या न्यूक्लियस होगा, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होंगे। इस वाली मीडियम स्पीड पे करोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स वगैरह मिलेंगे। हाई स्पीड पे करोगे तो माइक्रोसोम्स मिलेंगे। अगर वेरी हाई पे करोगे तो आपको राइबोसोम्स वगैरह मिल सकते हैं। तो ये टेक्निक होती है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन की। ये डिपेंड करती है साइज ऑफ द पार्टिकल पे। तो साइज के बेसिस पे अगर आप सेपरेट कर सकते हो प्रोटीन को, तो आप इस टेक्निक का जनरली यूज करते हो। दूसरी टेक्निक जो होती है वो यहाँ आप देख सकते हो, ये होती है कॉलम क्रोमैटोग्राफी। कॉलम क्रोमैटोग्राफी में इस तरीके के कॉलम्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं थोड़ा छोटा करके दिखाती हूँ इस तरीके से। ऐसा होता है कॉलम, और इसके अंदर आप सैंपल लोड करते हो, एक स्टेशनरी फेज होता है, और इस तरीके से नीचे एक क्या बोल सकते हो आप, कुछ चीज़ लगी होती है स्टॉपर टाइप का, जिससे कि वो जो भी सब्सटेंस है वो बाहर नहीं निकलेगा जब तक आप ना चाहो, ठीक है। तो जो भी आपने सैंपल लोड किया उसके बाद मोबाइल फेज आप डालते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो भी सब्सटेंस उस सैंपल में होगा वो नीचे मूव करने लगता है, ठीक है। जब वो नीचे मूव करता है तो जैसे मान लो कि कुछ सैंपल का कुछ सब्सटेंस जो है वो ऊपर रह गया, कुछ नीचे हो गया, तो ये सेपरेशन किस बेसिस पे, इंटरैक्शन के बेसिस पे। ये स्टेशनरी फेज से वो सब्सटेंस कितना ज़्यादा अच्छे से बाइंड कर रहा है। तो अगर ज़्यादा इंटरैक्शन है तो वो ऊपर रह जाएगा, अगर कम इंटरैक्शन है तो वो नीचे जाएगा। इस तरीके से आपके पास फ्रैक्शन मिल जाती है आपके पास सब्सटेंसेस की, और उनको आप अलग अलग वायल में या ट्यूब्स में सेपरेट कर सकते हो। इसे कॉलम क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। वैसे ही एक टेक्निक होती है ये वाली कौन सी टेक्निक है, तो जो मैंने आपको थर्ड नंबर पे बताई थी, जेल फिल्ट्रेशन, साइज एक्सक्लूजन पे जो काम करती है। यहाँ देखो आप, जेल के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं अलग अलग कॉलम्स में। आपने जो भी आपका सैंपल था वो डाला, जिसके अंदर सॉल्ट भी था, लार्ज प्रोटीन, स्मॉल प्रोटीन वगैरह था। अब ये जो भी जेल का पार्टिकल होता है, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ जैसे बीड्स वाली चीज भी होती है, तो इस तरीके से कुछ होल्स होते हैं। तो डिपेंड करेगा कि वो पार्टिकल, जो भी प्रोटीन का सैंपल आपने डाला, उसमें छोटे कितने हैं प्रोटीन्स, बड़े कितने हैं, उसके साइज के बेसिस पे वो बीड्स के अंदर जाके चले जाएंगे। तो जिसकी वजह से बड़े पार्टिकल्स तो इजीली सबसे पहले निकल जाएंगे, बट छोटे वाले फंस जाएंगे बीच में बीड्स के,
ठीक है? तो इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो अलग-अलग वायल में बड़े वाले प्रोटीन्स को, उससे मीडियम साइज़ वाले एंड सबसे छोटे वाले। इसे जेल फ़िल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है? जेल की मदद से फ़िल्टर कर रहे हो। नेक्स्ट इसके बाद ये होता है, इसमें आप आयन्स देख सकते हो, इसे आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था 4th टाइप। तो यहाँ चार्ज के बेसिस पे एडसॉर्प्शन होता है। एडसॉर्प्शन इन द सेंस आपके पास इस तरीके से कॉलम्स होते हैं जिनकी वॉल पे इस तरीके से चार्ज जो है वो अटैच्ड होते हैं अलग-अलग, जैसे माइनस का है यहाँ, यहाँ प्लस का है, डिपेंड करेगा कि आपको किस पर्टिकुलर प्रोटीन को सेपरेट करना है। कैटायन एक्सचेंज हो सकता है, एनायन एक्सचेंज हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है किस प्रोटीन को आपको सेपरेट करना है। जैसे प्लस वाले को करना है तो ये यूज़ करेंगे, माइनस वाले को करना है तो ये यूज़ करेंगे। इस तरीके से फिर आप क्या करोगे, सैंपल को लोड करोगे उस पर्टिकुलर कॉलम में, उसके बाद वॉशिंग करोगे और वॉश करने से जो भी एक्सेस होगा वो निकल जाएगा और फिर इल्यूजन होगा और इल्यूजन में जो भी आपका सैंपल है उसे आप इजीली आइसोलेट कर सकते हो। अगर कैटायन एक्सचेंज कर रहे हो तो प्लस चार्ज वाले आपको सेपरेट करके आपको मिल जाएंगे, अगर एनायन एक्सचेंज कर रहे हो तो माइनस चार्ज वाले आपको सेपरेट होके मिल जाएंगे। इसे आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। वैसे एक लास्ट होता है एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा आपको। जैसे कि हमने ऊपर वाले में कॉलम्स के अंदर ये चार्जेस लिए थे जिससे कि बाइंडिंग हो रही थी, यहाँ पे एफिनिटी वाले में क्या होता है कि इस तरीके का रिसेप्टर लाइक कुछ चीज़ होती है, जैसे ये बने हुए हैं इस तरीके से। तो रिसेप्टर लाइक कुछ चीज़ होगी, हमारा लाइगेंड उससे बाइंड कर सकता है, नहीं कर सकता, उसकी बाइंडिंग एबिलिटी के ऊपर या बाइंडिंग एफिनिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कब सेपरेट होगा। जैसे आपके पास सैंपल में कुछ सर्कुलर एंड कुछ स्क्वायर शेप के कुछ पार्टिकल्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे, इस तरीके के हैं। तो आपने क्या किया कि जो भी रिसेप्टर थे उसके पर्टिकुलर शेप थी, जैसे ये स्क्वायर वाली शेप है बाइंडिंग वाली, तो स्क्वायर वाले पार्टिकल्स इनसे बाइंड कर जाएंगे इस तरीके से, बट जो सर्कुलर हैं वो ईजिली निकल जाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से वाले निकालने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रिसेप्टर्स जो हैं इस कॉलम के अंदर अटैच करते हो और एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी की मदद से उसे सेपरेट करते हो। तो जैसे यहाँ पे आपके सर्कुलर पार्टिकल्स पहले निकल गए, अब ये स्क्वायर वाले यहाँ बाउंड नहीं, इन्हें कैसे निकालोगे, तो उसके लिए प्रोसेस होती है इल्यूजन। इल्यूजन के अंदर आप बफर निकालते हो, उस बफर से बाइंडिंग जो होती है डिसरप्ट हो जाती है और ये इजीली बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से आप उन्हें सेपरेट कर सकते हो। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं जिनका हम जनरली यूज़ करते हैं प्रोटीन को प्यूरिफाई करने के लिए, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि प्रोटीन को आइसोलेट कैसे करेंगे। ठीक है? तो आगे आने वाली वीडियो इसी के आगे वाला टॉपिक होगा जिसके अंदर हम दूसरी जो भी इसके बाद की एक टॉपिक है जो उस स्टूडेंट ने मेंशन करी थी वो हम डिस्कस करेंगे। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट